नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद ही कभी सुनी गई हो, हमारी जेब में रखे नोटों की असली कहानी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक बेहद दिलचस्प डॉक्टरेट थीसिस है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। इसी के जरिए आज हम भारतीय रुपये के शिखरों और खाइयों वाले सफर को समझेंगे। ये सफर बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की आखिर नींव कैसे रखी गई। तो बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर कागज के एक साधारण टुकड़े या धातु के किसी सिक्के की कोई कीमत कैसे तय हो जाती है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। इस दिलचस्प सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, जब पैसे का जन्म ही हो रहा था। भाग 1, पैसे का जन्म। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई करेंसी थी ही नहीं। शुरुआत में लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर निर्भर थे, सामान के बदले सामान। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, जरूरतों का दोहरा संयोग। जैसे अगर किसी के पास चावल है और उसे जूते चाहिए, तो उसे एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ता था जिससे ठीक चावल की ही जरूरत हो। बड़ा मुश्किल काम था ये। इस उलझन को सुलझाने के लिए पहले सीपियो और नमक का इस्तेमाल शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे चांदी और सोने के सिक्कों ने एक ऐसी जगह बना ली जिसे सभी लोग आसानी से स्वीकार करने लगे। भाग 2, ब्रिटिश आर्थिक भ्रम। अब आते हैं ब्रिटिश दौर पर। शुरुआत में भारत एक काफी स्थिर सिल्वर स्टैंडर्ड पर चलता था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि 1 रुपए की कीमत ठीक उसके अंदर मौजूद चांदी के वजन के बराबर होती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 19वीं सदी में एक भयंकर संकट आ गया। हुआ ये कि अमेरिका और दुनिया की दूसरी जगहों पर चांदी की नई खदानें मिलने लगीं। मार्केट में अचानक से चांदी की बाढ़ सी आ गई। अब जब किसी चीज की सप्लाई अचानक बढ़ जाए तो उसकी कीमत तो गिरेगी ही। चांदी की कीमतें तेजी से गिरीं, और चूंकि हमारा रुपया चांदी पर ही आधारित था, इसलिए वो ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले पूरी तरह से धड़ाम हो गया। और बस यहीं से ब्रिटिश सरकार का एक बहुत बड़ा छलावा शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, उस वक्त दुनिया के कई देश असली गोल्ड स्टैंडर्ड अपना रहे थे, जहां करेंसी के पीछे उतना ही असल सोना रखा जाता था। लेकिन भारत के मामले में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने यहां गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड थोप दिया। रुपये को असल सोने के बजाय नकली तरीके से ब्रिटिश पाउंड के साथ जोड़ दिया गया। असल में इसका मतलब यह था कि भारत में सोने का कोई रिजर्व रखा ही नहीं गया। पूरा का पूरा कंट्रोल चुपचाप लंदन के हाथों में चला गया। ये जो नई नीति थी ना, इसने दरअसल एक अदृश्य चोर को जन्म दिया। अब देखिए, चूंकि रुपए को सीधे भौतिक सोने से बदलने की कोई मजबूरी ही नहीं थी, तो सरकार को एक खुली छूट मिल गई। वे जितने चाहें उतने रुपए छापने लगे। बाजार में पैसों की तो बाढ़ आ गई, लेकिन उसके मुकाबले उत्पादन नहीं बढ़ा। इस अनियंत्रित छपाई ने जन्म दिया बेगाम महंगाई को, एक ऐसे अदृश्य चोर को जिसने चुपचाप, बिना किसी आहट के, आम लोगों की खरीदने की ताकत को लूटना शुरू कर दिया। भाग 3, आम आदमी और महंगाई। खैर, ये सब बातें सिर्फ अर्थशास्त्र की मोटी मोटी किताबों तक ही सीमित नहीं थी। इसने आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच तबाही मचा दी। किसानों को ही देख लीजिए, उन्हें बीज, खाद और यहां तक कि टैक्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे, जबकि उनकी कमाई वहीं की वहीं थी। मजदूरों का हाल तो और भी बुरा था। उनकी तनख्वाह तो फिक्स थी, लेकिन जीने और खाने का खर्च आसमान छूने लगा था। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें लगा जो बचत कर रहे थे। उनकी सालों की मेहनत की कमाई जो बैंक में रखी थी, उसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही थी। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष टैक्स था, जिसे हर भारतीय अनजाने में ही चुका रहा था। भाग 4, डॉक्टर अंबेडकर का समाधान। और इसी शोषक व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक तगड़ी बौद्धिक लड़ाई शुरू की। अपनी थीसिस में उन्होंने एक काफी दमदार तर्क दिया। उनका मानना था कि किसी भी करेंसी का असली काम देश के भीतर कीमतों को स्थिर रखना होना चाहिए, ताकि आम नागरिक की खरीदने की ताकत सुरक्षित रहे। उन्होंने साफ कहा कि मुद्रा का पहला मकसद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को यानी एक्सचेंज रेट्स को स्थिर रखना नहीं हो सकता। जब तक देश के अंदर स्थिरता नहीं होगी, कोई भी देश सच्चे मायने में प्रगति कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल पते की बात थी। तो अब सवाल यह है कि उनका समाधान क्या था? उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में इस भ्रामक गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को खत्म करने की मांग की। उनका सुझाव था कि रुपए को सीधे तौर पर सोने की एक निश्चित मात्रा से जोड़ा जाए, लेकिन हाँ, साथ ही देश का सोना बचाने के लिए इसे आम लेन देन में सीधे सोने से बदलने की आज़ादी न हो। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने सरकार की बेरोक-टोक पैसे छापने की शक्ति पर लगाम लगाने की पुरजोर वकालत की, क्योंकि जब तक मनी प्रिंटिंग कंट्रोल में नहीं आती, तब तक घरेलू अर्थव्यवस्था कभी स्थिर नहीं हो सकती। भाग 5, रिजर्व बैंक की स्थापना।
मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की इस तार्किक मांग ने भारत में एक ऐसा संस्थागत बदलाव लाया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हुआ ये कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने डॉक्टर अंबेडकर की इस थीसिस की गहराई से समीक्षा की, और सच मानिए वे उनके तर्कों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश कर डाली, जिसका नतीजा ये निकला कि 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने आधिकारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। ये दरअसल इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक ठोस रिसर्च कैसे किसी देश की आर्थिक दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। भाग 6, आज के लिए वित्तीय सबक। अब इस ऐतिहासिक अर्थशास्त्र के पन्नों से बाहर निकलकर आइए इस पूरी कहानी को आज के दौर से जोड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की इस गहरी समझ से आज की मॉडर्न पर्सनल फाइनेंस के लिए भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहला सबक तो यही है कि महंगाई को उस अदृश्य चोर के रूप में पहचानना होगा जो चुपके से कैश की वैल्यू को खा रहा है। आज के वक्त में सिर्फ कैश बचाकर रख लेना ही काफी नहीं है। अपनी पूंजी की ताकत बनाए रखने के लिए निवेश को डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी है, जैसे इक्विटी, सोना या फिर रियल एस्टेट में। और हाँ, मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से डरने के बजाय लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों पर फोकस करना ज्यादा अक्लमंदी का काम है। रुपए के इस बेबाक और संघर्ष भरे इतिहास को समझने के बाद अब एक बेहद अहम सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या हम इस अदृश्य चोर को अपना कल चुराने दे रहे हैं, या फिर हमने अपनी दौलत और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं? ये विश्लेषण सिर्फ पुराने वक्त की कोई कहानी नहीं है, ये तो दरअसल हमारी आज की आर्थिक आज़ादी की एक मजबूत नींव है। इन सवालों और बातों पर गहराई से विचार करना वाकई बहुत ज़रूरी है।